सीबीआई से भी जांच करवा देता। ओबीसी वर्ग कुछ एक बड़ा वर्ग है, इस वर्ग को साधा जाए और कोशिश करेगी ताकि वोटर बन सके। ओबीसी समाज आज पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। एक इतिहास बनाया जब से देश आज़ाद हुआ, ओबीसी के लिए केवल इसका भला करने की सोची तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने सोची है। निर्णय के खिलाफ हो सकता हूँ, संगठन पार्टी के खिलाफ मैं कभी नहीं। 70% अगर ओबीसी होते तो सांसद भी ओबीसी बनते। नहीं तो सांसद जी जो ऊपर से आते हैं, अगर संख्या अधिक निकल के आती है पूरे संसदीय क्षेत्र में ओबीसी वर्ग का, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी ओबीसी को सांसद का टिकट देगी? बहुत बड़े लेवल का काम है, वो किससे देंगे क्या देंगे वो तो हमारे से बहुत ऊपर की बात है, पर यहाँ पर कोई जातिवादी का चक्कर है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव जा करके हम एक अभियान लेने वाले हैं, उसकी दृष्टि से हम ये काम करें। यानी इस अपराध के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वो नॉन अवेलेबल है, उसको जेल में जाना ही होगा, उसके खिलाफ जांच होगी और जांच में यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंद्रशेखर जी की बात कर रहा हूँ। अब भी बोल रहा है, कांग्रेस का एजेंट है ना। कौन? चंद्रशेखर बोलेगा। चंद्रशेखर जी कांग्रेस के एजेंट है। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। ट्वीट करते हैं तो राहुल गांधी से पूछते हैं करना नहीं करना। भाई साहब जैसा पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी मुझे लड़ाई तो मैं लड़ूंगा। पार्टी एक चीज समझ में आती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ही स्टेट जैसा पार्टी का निर्णय होगा, जैसा अरे आपका निर्णय नहीं है, आप नहीं चाहते चुनाव लड़े या नहीं लड़े? नहीं, पार्टी का निर्णय, हमारी पार्टी में सर्वमान्य पार्टी निर्णय होता है। नहीं विरोध नहीं किया। पहले देखिए, मैं आपको पता है कि ये द न्यूज़ वाला नेटवर्क है और हमारे पास तकरीबन सारे जो भी मैं बोलूँगा बिना सबूत का कुछ बोलूँगा नहीं मैं, है ना, एविडेंस है तभी मैं बोल रहा हूँ इस बात को, और ये बात आप भी स्वीकार कर रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि सच बोल रहा हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन कुछ और पूछा, पेपर में कुछ और लिख दिया आपने, नंबर कट जाएंगे। देखिए प्रबुद्ध सम्मेलन का मतलब तो हम यही कह सकते हैं कि जो जनता के बीच के जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, प्रबुद्ध से मतलब आप भी समझते हैं, चाहे उसमें हमारे वकील हुए, डॉक्टर्स हुए। देखिए बात ओबीसी की नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री तो हर व्यक्ति के लिए अच्छा कार्य। सम्मेलन ओबीसी प्रबुद्ध जन सम्मेलन है और बात ओबीसी की नहीं है। अरे है ही ओबीसी की बात, तभी तो आए हैं आप यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। ये है प्रबुद्ध जन सम्मेलन, ओबीसी मोर्चा का प्रबुद्ध जन सम्मेलन आज मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में धामी जी शरीक हैं और साथ में ओबीसी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर के लक्ष्मण जी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आखिर इस ओबीसी मोर्चा का जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, इस सम्मेलन के पीछे कारण क्या है और सम्मेलन करने से वास्तव में जैसे मान लीजिए कई बार राजनीतिक जो पार्टियाँ होती हैं, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने कारण होते हैं, तो उस कारण को भी जानने की कोशिश करेंगे और ये करने के बाद कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा अगर हम 2024 के चुनाव में देखें तो। हरिद्वार ये क्षेत्र है, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र है और साथ में अभी नगर निकाय के भी चुनाव आने वाले हैं, तो पार्टियों को चुनाव से जोड़ा ही जाता है, तो उसको लेकर के भी हम कहीं ना कहीं कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या बातें हो रही हैं। धामी जी यहाँ उपस्थित हैं, धामी जी भी जो बताएंगे वो भी आपको सुनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का पूरा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी। तो ओबीसी मोर्चा के जो लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, पदाधिकारी उपस्थित हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ उपस्थित हैं, तो जो कुछ बोलेंगे वो भी आप ज़रूर सुनेंगे यहाँ पर। समय बदल गया भाइयों बहनों, आपने देखा होगा रामनाथ कोविंद जी हमारे सामान्य स्थितियों में रहते हुए देश के राष्ट्रपति बन गए और अब की बात बहुत ही सामान्य परिवार में, आदिवासी परिवार में पैदा हुई। आज द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बन गए और ये जाने की आवश्यकता नहीं, यह है मोदी जी का कालखंड। और मेरे जैसे सामान्य युवक को भी आप सबके बीच में से उठाकर ये अखबारों में निकल रहा होगा, आप भी देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में आज
ये घोटाला आ गया, ये भर्ती का घोटाला आ गया, ये घोटाला आ गया, यहाँ पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक आज के नहीं हो रहे थे। कई लोगों को कई बार गलतफहमी हो गई, कई बार लोगों को लोग कह रहे थे धामी जी आप तो इतने बढ़िया आदमी हो, भाई आपके समय में गलत काम कैसे हो रहा है। मुझे पूछा कुछ लोगों ने, कुछ अखबार वालों ने पूछा, मैंने कहा ये घपले घोटाले ये आज के नहीं है, ये बरसों बरसों से चल रहे थे। हमने तो इन जो घपले घोटाले हैं इनको बंद करने की शपथ ले रखी है। इसमें जो भी इसमें लिप्त है, जो भी इसमें लिप्त था, हमने कहा जब कार्रवाई प्रारंभ हो गई है तो अब ये रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न था, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल था। तो भाई बहनों, इसमें 60 से ज्यादा लोग अभी तक जेल चले गए, 60 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं। और गिरफ्तारी ही नहीं, उसके बाद जो हम कानून लेकर आए हैं, उस कानून में अब कोई नकल के इस अपराध में पकड़ा जाएगा तो उसको उम्र कैद की तक की सजा का हमने इसमें प्रावधान किया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कोई परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ भी उतनी ही कड़ी कार्रवाई। इसके अलावा जो परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, अगर एक बार पकड़े जाएंगे तो 3 साल तक किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, और अगर दोबारा पकड़े जाएंगे तो 10 साल तक का कोई भी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। और जो अपराधी होंगे उनको देहरादून में भी प्रदर्शन हो रहा था, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा था, देश के हर राज्य की राजधानी में प्रदर्शन हो रहा था, सीबीआई के दफ्तरों में प्रदर्शन हो रहा था। जब कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उनके जमाने से चलने वाले नेशनल हेराल्ड पर कार्रवाई हो रही थी, अब कहने लगे उत्तराखंड में कि सीबीआई की जांच करवाई। अरे भाई, उसी सीबीआई को तुम गली गली पर जो है अभी तक कोस रहे थे। अब बताइए कितना हास्यप्रद है, बताइए, है कि नहीं है? मैंने कहा भाई अभी तक तो आप सीबीआई को कोस रहे थे, अब आप सीबीआई की बात कर रहे हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सीबीआई से भी जांच करवा देता, लेकिन मैंने कहा कि एक तो ये लोग पहले चले गए न्यायालय में, हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि जब 60 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है तो सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, हाई कोर्ट का फैसला आ गया। उसके बाद भी मैंने कहा आप अब भी कह रहे हो, मैं अब भी जांच करवा दूंगा, लेकिन मैं जांच इसलिए नहीं करवाऊंगा कि जो आप चाहते हो आपकी मंशा में पूरी नहीं होने दूंगा। आपकी मंशा है कि अगर सीबीआई की जांच शुरू हो जाए, और सीबीआई की जांच जब शुरू हो जाती है तो फिर कोई परीक्षा नहीं होती, 5 साल तक 7 साल तक कोई परीक्षा नहीं होती। इनकी मंशा जांच करवाने की नहीं थी, इनकी मंशा थी हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बेटे बेटियां हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, जो प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं, जिनको भाग लेना है, उनका समय निकल जाए। 5 साल 7 साल तक जांच ही होती रहेगी, कोई परीक्षा आएगी नहीं होगी, तो जानते हो आप क्या होगा? उनकी तो समय सीमा निकल जाएगी। जिसकी आयु सीमा अंतिम अगर 35 साल है, उसको 1 साल बाद परीक्षा देनी है। आज 34 साल अगर उम्र हो गई और 5 साल तक कोई परीक्षा ही नहीं, वह तो परीक्षा में भाग ही नहीं ले सकता। इसलिए इनकी मंशा थी कि ये सारे छात्र सड़कों पर आ जाएं और सरकार के खिलाफ जो है हमारे साथ नारेबाजी करें, क्योंकि हमारे साथ और तो कोई आने वाला है नहीं, हमारी जमीन तो पहले ही गायब हो गई है। इसलिए ये छात्रों के, छात्राओं के, बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तराखंड की इस युवा शक्ति को, उत्तराखंड के अपने भाई बहनों को जो आज परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हैं। पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, उसमें 1,03,000 हमारे बच्चों ने भाग लिया और बड़ी संख्या बीसीएस की परीक्षा जिंदाबाद, बीसीएस की परीक्षा चल रही है। ये बात भी आप सबके माध्यम से जन जन तक पहुंचनी चाहिए, एक एक युवा नौजवान तक पहुंचनी चाहिए, एक एक भाई बहन तक पहुंचनी चाहिए जो आज परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हैं। उनके मन में अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगी, क्योंकि हम अब सख्त नकल का कानून अगर लेकर आए हैं तो किसी और कारण से नहीं लेकर आए हैं, हम इन बच्चों के भविष्य के निर्धारण के लिए लेकर आए हैं। अब जो योग्यता वाले, क्षमता वाले, प्रतिभा वाले जो भी हमारे भाई बहन होंगे, वो सब के सब उनको मौका मिलेगा, उनका
उनको प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेकर सिलेक्शन का अवसर मिलेगा। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अंत में भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, अनेकों क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन इस संकल्प को पूरा करने के लिए एक और अभी हम लोगों ने जो मानस खंड की झांकी की, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजपथ का जो नामकरण है क्या कर्तव्य पथ, उस कर्तव्य पथ की ऐतिहासिक झांकी में पहली बार उत्तराखंड की स्थापना के 23 सालों के इतिहास में मानस खंड की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। भाई बहन, आप सबको मैं बधाई देता हूं। और हमारा प्रयास है कि हर जो भारत सरकार के चलने वाले कार्यक्रम है, राज्य सरकार की जो गति है, वो हर किसी विषय पर नंबर 1 पर आनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आप सबकी साथ की जरूरत है। आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका मार्गदर्शन चाहिए। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें अपना हर संभव जो आपका सहयोग है वो प्रदान करेंगे। मैं एक बार पुनः इस महासम्मेलन में आप सबके आने के लिए और इसके सफल आयोजन के लिए मैं राकेश जी की और उनकी पूरी टीम को, जो समय समय पर ओबीसी मोर्चा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन में जाने का काम कर रहा है, निकट भविष्य में भी और गति से और ज़्यादा कार्यक्रमों के साथ इसी प्रकार से अपना काम आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, ये जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है बेसिकली? देखिए, ओबीसी मोर्चा पूरे देश भर में ये सम्मेलन कर रहा है। आपको मालूम है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ओबीसी को संवैधानिक दर्जा उसको आयोग को मिला, आरक्षण मिला। ओबीसी समाज बहुत बड़ा समाज है जो पिछड़े समाज को उत्थान की दिशा में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, वो प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से अंतिम छोर तक वो बातें कैसे जाएं और जो लाभ मिल रहा है वो लाभ निश्चित रूप में पात्र व्यक्ति को मिले और जागृति आए लोगों में। तो ये बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है ओबीसी का। ओबीसी मोर्चे के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी जी, वो बहुत ही सक्रिय हैं और आज इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए, केंद्रीय मंत्री भी आए हैं। जैसे चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान ऐसे सम्मेलन होते रहते हैं। अभी निकाय के चुनाव हैं और आगे आने वाले 2024 में लोकसभा के भी चुनाव हैं। तो क्या ऐसा भी होता है कि जैसे चुनाव के समय ये सब चीज़ें करके ओबीसी वर्ग, कुछ एक बड़ा वर्ग है, इस वर्ग को साधा जाए और कोशिश करेगी ताकि वोटर बन सके? नहीं, आपका ये कहना, आप जरा पीछे से अध्ययन करिए। हमारे तो लगातार सम्मेलन हो रहे हैं, जब चुनाव हो चाहे ना हो, हमें इसका फर्क नहीं पड़ता है। हम तो अनवरत वाली पार्टी है जो लोगों के लिए काम करते हैं, ज़मीन पर खड़े होकर काम करते हैं। हम चुनाव के समय ही ऐसी पार्टी नहीं जो प्रचार के लिए बाहर निकले। हम 24 घंटे काम करते हैं। लोगों ने देखा है, ओबीसी समाज आज पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और उत्तराखंड में तो ओबीसी समाज का बच्चा भी पार्टी से जुड़ा है। निकाय के चुनाव में क्या अधिकतर ओबीसी वर्ग को टिकट देने का काम इस वक्त किया जाएगा अधिकतर? जैसे चूंकि ऐसा होता है कई बार कि भाई इस वक्त जो है ऐसा कर लेते हैं, इस वक्त ऐसा कर लेते हैं, तो इस बार ऐसा करने की कोई कोशिश है? पार्टी की मंशा बहुत साफ है और आपने तो देखा यहाँ पर ओबीसी की जो जिला पंचायत का अध्यक्ष ही हमने ओबीसी को बना दिया। तो पार्टी पूरा सम्मान देती है। देश में 35% ओबीसी के हमारे मंत्री हैं भारत सरकार में, छोटी बात नहीं है। किसी भी क्षेत्र में यदि पहली बार न्याय मिला तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ओबीसी को असली न्याय मिला है। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, चूँकि ये जाहिर सी बात है कि ओबीसी प्रबुद्ध जन सम्मेलन ये हो रहा है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन का मतलब साफ साफ है जो प्रबुद्ध लोग हैं, यानी जो समझदार हैं, जो विद्वान हैं ओबीसी मोर्चा में, उन लोग का एक सम्मेलन है। इस सम्मेलन को लेकर के डॉक्टर निशंक जी ने बताया कि ओबीसी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है
अन्य लोगों से भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की और क्या क्या कहानियां हैं, इसके पीछे के जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को भी जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि जाहिर सी बात है ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, इसका मतलब क्या है सबसे पहले तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। समाज के प्रबुद्ध लोग जो समाज में कहीं ना कहीं स्थान रखते हैं, वो समाज सेवी किसान भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, इसी तरह का जो समाज का प्रबुद्ध जन है उन्हीं के लिए सम्मेलन के आयोजन किया गया है। अच्छा ये बताइए, क्या आप ये जो निकाय का चुनाव आने वाला है, नगर पंचायतें हैं और नगर निगम होगा, नगर पालिका के जो चुनाव होंगे, क्या इसमें लगता है कि जो ओबीसी वर्ग है उसको टिकट देने का काम किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ओबीसी मोर्चा इसलिए संघर्ष में भी है कि कहीं ना कहीं ओबीसी के कार्यकर्ताओं की चिंता होगी, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। आपकी चिंता कहाँ से है? भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा एक राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी का अंग है, अभिन्न अंग है और महत्वपूर्ण अंग है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी चिंता कहाँ से कि कहाँ से आपको टिकट मिले तो बेहतर हो? मुझे अभी टिकट की आवश्यकता नहीं है, टिकट जब आएगा आ जाएगा। आएगा, वो तो आएगा ही आएगा जब आएगा, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि भाई ये राजनीतिक वाला व्यक्ति नहीं, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ और श्रीमती जी मेरी ग्राम प्रधान है बड़े राजपुतान से। हो सकता है आपकी इच्छाएं आपके भाई अलग परिवार में मैंने कई ऐसे जगह देखे हैं जहाँ पर एक पति कभी बीजेपी में तो पत्नी कांग्रेस में, ऐसी स्थिति भी रहती है। तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कभी हो सकता है ना भाई। मैं ओबीसी मोर्चे का कार्यकर्ता हूँ, इस व्यवस्था से इस कार्यक्रम में हूँ, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ, तो इसमें मेरी ऐसी कोई चाहत नहीं फिलहाल है। कलियर विधानसभा में पंचायत है, वो नगर पंचायत में वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता लड़ेगा, उसमें ओबीसी मोर्चा पूरी महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा। लेकिन टिकट ओबीसी को मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ बिल्कुल, ओबीसी को मिलेगा, मिलना चाहिए जी। हाँ जी। तो अच्छा देखिए, जैसे कि इमली खेड़ा भी है ना, इमली खेड़ा है नगर पंचायत और कलियर भी हो गया। कुछ चीज़ें आरक्षण पे भी तय होती हैं, जो आरक्षण होगा उसके आधार पर भी तय होगी। ये आप बता सकते हैं कि पूरे हरिद्वार जिले में कितने प्रतिशत ओबीसी हैं? ओबीसी तो हमारे यहाँ 70% ओबीसी है। आप बात कर रहे हैं सर, 70% ओबीसी सर बहुत होते हैं सर। 70% ग्रामीण पृष्ठभूमि जो क्षेत्र में सारा पृष्ठभूमि है ये ग्रामीण, वो सर 70% अगर ओबीसी होते तो सांसद भी ओबीसी बनते। नहीं तो सांसद जी जो ऊपर से आते हैं वो लोकसभा से क्यों आएंगे? वो ये आपके आसपास का होना चाहिए कि ऊपर से आना चाहिए? बताइए। से भी लड़ते हैं, यहाँ से भी लड़ते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो ऊपर से आते हैं, तो ऊपर से कहाँ से आते हैं? इस संगठन की योजना से आते हैं, वो तो उसमें तो ओबीसी और वो भी। आप ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लड़ते हैं वो पहाड़ के आकर के लड़ते हैं? पहाड़ और मैदान की बात करी ही नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं। मैं तो इसीलिए क्योंकि आपने ऊपर का मतलब कहावत ये है कि ऊपर का मतलब पहाड़ होता है। संगठन तय करता है, संगठन तय करता है। नहीं, संगठन तय करता है। चलिए एक आपसे बात करते हुए एक सवाल तुरंत आ गया अचानक ना। आपने अभी कहा कि भाई ऊपर से तय होता है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो ऊपर से मतलब मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ कि क्या कह रहा हूँ कि पहाड़ के जो लोग हैं वो आकर के हरिद्वार जिले में लड़ेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, या हरिद्वार जिले का कोई प्रतिनिधित्व लड़े वो ज़्यादा तय करेगा? हम उसके साथ हैं। संगठन में आप हैं तो संगठन की बात करेंगे। क्या करेंगे ना। मैं आपके व्यक्तिगत थॉट जानना चाहता हूँ। देखिए आप बगल में खड़े हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो तिलक लगा हुआ है तो भाई सवाल और बन जाता है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, कहीं भी आप रह रहे हैं, तो उस क्षेत्र का व्यक्ति वहाँ पर चुनाव लड़े तो बेहतर है या कहीं और का व्यक्ति आकर के आपके क्षेत्र में चुनाव? हम पार्टी, जैसे मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, बूथ अध्यक्ष हूँ, तो हम तो अपनी पार्टी से जो भी आदमी खड़ा होगा वो हमारा है ना, वो ना पहाड़ का है ना प्लेन का है। बात पहाड़ प्लेन की नहीं है, मैं पहाड़ प्लेन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि देखिए मैं कह रहा हूँ आपके घर में आकर के मैं कह रहा हूँ कोई और बगल का व्यक्ति आकर के आपके यहाँ कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हमारा घर है ना, पूरा हमारा घर है। संगठन हमें सबसे पहले यही सिखाता है कि पूरा देश हमारा घर है, सारे हमारे भाई बहन हैं, तो जो भी आएगा वो हमारा भाई बहन ही होगा। उत्तराखंड को तो अलग करना ही नहीं चाहिए था, उत्तर प्रदेश में सही था, फिर तो सब बराबर ही तो था, दिक्कत ही क्या है? आप 4 भाई हो, आपने भी तो अलग अलग घर बनाए होंगे ना। तुम तो कह रहा हूँ अलग अलग घर, अच्छा वहाँ अलग घर बनाओगे आप और यहाँ पर अलग अलग। मैं आपसे कह रहा हूँ देखिए नगर पंचायत की बात कर लेता हूँ फिर, है ना भाई। देखो मैं इमली खेड़ा जो है एक नगर पंचायत बनी है और नगर पंचायत का चुनाव आप लड़ने वाले हैं। भाई साहब जैसा पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी मुझे लड़ाई तो मैं लड़ूंगा। पार्टी एक चीज़ समझ में आती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ही स्टेट जैसा पार्टी का निर्णय होगा जैसा। अरे आपका निर्णय नहीं है, आप नहीं चाहते चुनाव लड़े या नहीं लड़े? नहीं, पार्टी का निर्णय, हमारी पार्टी में सर्वमान्य पार्टी निर्णय होता है। जब पार्टी ने निर्णय ले लिया था कि मुनीष सैनी जी कलियर विधानसभा से लड़े, तो उस वक्त इतना विद्रोह क्यों होता उनका? फिर विद्रोह कहाँ लड़ाया पार्टी कार्यकर्ता, विद्रोह नहीं हुआ। विद्रोह देखो जय भगवान सैनी बिल्कुल अगेंस्ट में उतर गया, विद्रोह नहीं हुआ। नहीं, वोटर का अधिकार अलग है साहब, वोटर का अधिकार अलग है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर किसी भी कैंडिडेट का विरोध करना दूसरी बात नहीं हो जाती है?
नहीं नहीं, विरोध कुछ नहीं हुआ कल विधानसभा में। सब चलता है। नहीं बताइए। विरोध कुछ नहीं हुआ कल विधानसभा में। विरोध नहीं हुआ। जय भगवान जी ने उनके पक्ष में अपना नामांकन पत्र वापस लिया था और सभी कार्यकर्ता उनके लिए लगे। विरोध करने के बाद ना, सामाजिक समीकरण, विरोध करने के बाद ना, नहीं विरोध नहीं किया। पहले देखिए, मैं आपको पता है कि ये द न्यूज़ वाला नेटवर्क है और हमारे पास तकरीबन सारे जो भी मैं बोलूँगा बिना सबूत का कुछ बोलूँगा नहीं मैं, है ना। एविडेंस है तभी मैं बोल रहा हूँ इस बात को, और ये बात आप भी स्वीकार कर रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि सच बोल रहा हूँ मैं। लेकिन मेरा ये कहना है, मैं आपसे सवाल सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि देखिए, एक होता है व्यक्तिगत राय, एक होता है पार्टी की राय। तो व्यक्तिगत राय भी तो कुछ होती है पार्टी में या नहीं होती है, या सार्वजनिक तौर पर भी व्यक्तिगत राय रखी जा सकती है। तो मैं आप लोगों के अपने व्यक्तिगत राय की बात कर रहा हूँ। क्या नगर पंचायत इमली खेड़ा का चुनाव लड़ने की इच्छा आपकी है या नहीं है? इच्छा तो हर कार्यकर्ता की होती है। ये बोलिए ना, मन है। मन है, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है। बाकी पार्टी का जो सर्वोपरि निर्णय होगा वो मान्य होगा। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन तो भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान अगर मिलेगा तो लड़ेंगे, और नहीं मिला तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है। पार्टी के साथ है नहीं, जो बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता है वो संगठन के साथ रहता है। यदि टिकट पार्टी देती है तो लड़ेगा, नहीं देती तो नहीं लड़ेगा। आप कहाँ रहेंगे? हम पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा। जिसे भी संगठन कमल का निशान जिसे भी देगा उसी के साथ हम कंधे कंधा मिला के चलेंगे। वो कहते हैं ना कि जब भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनाव चिन्ह अपना दे देगी, सिंबल दे देगी, वो चुनाव लड़ेगा। हालांकि ये राजनीतिक गठजोड़ है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग भावावेश में आकर के विरोध भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि नगर पंचायत के चुनाव से सरकारें नहीं बनती, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार मजबूत होती है। तो खैर, इन विषयों को लेकर के चर्चा करते रहेंगे। अन्य लोगों से बने रहिए हमारे साथ। प्रबुद्ध जन सम्मेलन का मतलब जो है, इन लोगों से ही जानते हैं कि मतलब क्या है प्रबुद्ध जन सम्मेलन का। सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो क्या प्रबुद्ध जन सम्मेलन का मतलब क्या है? देखिए, मोदी जी के राज में जो है आज की डेट में हर समाज का, हर वर्ग का जो है बेहतर तरीके से विस्तार आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में हो रहा है। और प्रबुद्ध सम्मेलन का मतलब यह है कि जो जनता के बीच में अंत्योदय व्यवस्था हर समाज की जानी चाहिए। तो ओबीसी समाज में जो है प्रबुद्ध सम्मेलन करने का मकसद भी यही है। मेरा सवाल ये है कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन का मतलब क्या है? ये तो आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप बताने लगे। मेरा सवाल ही कुछ और था। आप जैसे क्वेश्चन कुछ और पूछा, पेपर में कुछ और लिख दिया आपने, नंबर कट जाएंगे। देखिए, प्रबुद्ध सम्मेलन का मतलब तो हम यही कह सकते हैं कि जो जनता के बीच के जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, प्रबुद्ध से मतलब आप भी समझते हैं, चाहे उसमें हमारे वकील हुए, डॉक्टर्स हुए, समाज में जो है और व्यवस्थाओं से जुड़े हुए जो है सक्षम लोग हुए, उन लोगों का सम्मेलन करने का तो मकसद यही है। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लिए कितना बेहतर साबित हो रही है? देखिए, ओबीसी समाज से आप देखते हैं, देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री भी ओबीसी से आते हैं, ये आप जानते हैं। उसी को लेके जो ओबीसी समाज पहले पिछड़ा हुआ था, आप भी जानते हैं, पिछड़ा हुआ तो कहते ही हैं इसको, लेकिन उसको ऊपर उठाने के लिए प्रधानमंत्री जी हर वर्ग के व्यक्ति को, चाहे ओबीसी हो, SC ST हो, क्या कर रहे हैं? मतलब देखिए, मैं बहुत ही, मेरी एक आदत बहुत ख़राब है और बहुत अच्छी आदत है, और दोनों बातें हैं कि मैं बहुत कॉन्क्रीट चाहता हूँ कि एकदम बिल्कुल सटीक जवाब मिले। मैं कह रहा हूँ कि क्या ऐसा बेहतर काम कर दिया जा रहा है ओबीसी के लिए, जिससे कि भाई ओबीसी के और भी जो लोग हैं वो किसी और दल में ना जा करके भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करें, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहें। देखिए, बात ओबीसी की नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री तो हर व्यक्ति के लिए अच्छा कार्य कर। सम्मेलन ओबीसी प्रबुद्ध जन सम्मेलन है और बात ओबीसी की नहीं है। अरे है ही ओबीसी की बात, तभी तो आए हैं आप यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ, आप ओबीसी की बात क्यों करते हैं? पूरे देश की बात कीजिए ना आप। आप कह देते हो ओबीसी मोर्चा का नहीं है, पूरे देश का है, और क्या जनसाधारण का है कार्यक्रम। क्यों ओबीसी मोर्चा कार्यक्रम में आप आ गया, ओबीसी मोर्चा कार्यक्रम कर रहे हैं? देखो, ये पार्टी का अपना एक अलग अलग, क्या कहना चाहिए उसको, कि वर्ग को लेकर उत्थान के लिए ये तो इसी कार्यक्रम में है ना, कार्यक्रम में है। मेरा सवाल इसी कार्यक्रम से संबंधित रहेगा ना, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि ओबीसी वर्ग के लिए क्या बेहतर। बुद्धिजीवी जो वर्ग है ओबीसी का, ये भी जुड़े, क्योंकि सामान्य जन जो वकील होते हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आमतौर पे ये खाली वोट देते हैं, ठीक है, लेकिन देश के साथ ये जुड़ नहीं पाते, जनता के साथ नहीं जुड़ पाते ये। अब देखिए, आपने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, फिर से आपके पास आ जा रहा हूँ मैं, जैसे जैसे आप जवाब दे रहे हैं, बहुत ही मतलब थोड़ा सा ट्विस्टेड मेरे को आंसर मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि
वोट देते हैं पर वो जुड़ नहीं पाते, हाँ? मतलब कैसे, मतलब क्या कहना चाहें? मेरा कहने का मतलब ये है, सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी आप जानते हैं, ठीक है। ओबीसी एक समाज है अलग से, उसमें जो प्रबुद्ध लोग हैं उसी का सम्मेलन आज हो रहा है, ठीक है। उसी के उत्थान के लिए यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं। इससे ज़्यादा और आप क्या जानना चाहेंगे? ठीक है, धन्यवाद भाई। इनसे ज़रा पूछूं मैं, ये पहले आसपा में थे, आज भाजपा में हैं, आज चेंज कर दिया और सच चेंज कर दिया। खड़े होकर बात कर लें 2 मिनट। तो क्यों ऐसा क्यों किया आपने? दिल क्यों दुखाया आसपा का? नहीं, दिल नहीं दुखाया। जब दे सुनिए, आदमी का मन होता है काम करने का। वहाँ भी मैंने समाज का काम किया, यहाँ भी मैं समाज का काम कर रहा हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ, वहाँ समाज का काम किया, यहाँ भी समाज का काम कर रहा हूँ, पर उसको छोड़ के आए ना आप। समाज पार्टी तो बड़ी पार्टी है, चंद्रशेखर जी पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और आप उसको छोड़ कर चले आए। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। मैंने आपको कुछ दिन ही बताया था। मेरे सामने बिठवा दो, आप मेरी बात का जवाब दे दो, चंद्रशेखर, मैं मान जाऊँगा। भाजपा, आपको पता है ना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर जी तो मोदी के खिलाफ हैं, चंद्रशेखर जी तो भाजपा के खिलाफ हैं, और आप तो वो छोड़कर फिर भाजपा के साथ आ गए। मुझे काम मोदी जी का अच्छा लगा ना चंद्रशेखर से, इसलिए मैं भाजपा में आ गया। भाई मोदी जी सब क्या अच्छा लगा ये बता दो। मोदी जी सबको घर दे रहे हैं, दे रहे ना। जो औरतें, जो आदिवासी समाज, जो गरीब महिला जो टॉयलेट करने के लिए बाहर जाती थी, उनको लेटरिन बाथरूम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद खाने का अनाज दे रहे हैं ना। उसके बाद अगर कोई बीमार पड़ रहा है उसका आयुष्मान कार्ड 1 साल का 5 लाख रुपए दे रहे हैं ना। तो प्रधानमंत्री जी सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो बताइए कौन अच्छा काम कर रहा है? मोदी जी रोजगार दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं। उत्तराखंड में बता दूं, उत्तराखंड में रोजगार मैं बता दूं, जब से मैं आया हूँ मैंने कंपनियों में और अदर प्राइवेट कंपनियों में और जो संविदा पे लगते हैं, मैंने 50 से 60 लड़के अपने लगवा दिए, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। आपने व्यक्तिगत करवाया ना, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ। देन से जो विधायक जी हमारे आदेश चौहान जी और निशंक जी की देन से, और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने खुद लगा दिए 50 साल लड़के। तो बताइए यहाँ रोजगार मिला कि वहाँ रोजगार दिया मैंने? आप बताइए। ये काम की बात है। पहले ऐसे शख्स मिले हैं जो खुद मतलब जॉब दिला रहे हैं। अब जब जॉब दिला रहे हैं, अगर आपको भी जॉब की आवश्यकता हो तो आप इनसे संपर्क बिल्कुल करिए। सरकार के पैरेलल काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूँ। जहाँ पर वैकेंसी होगी, जहाँ जरूरत होगी कंपनी को, बिल्कुल ईमानदारी से और बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के आपको प्राइवेट जो। लेकिन बीजेपी सरकारी नौकरियां नहीं निकाल रही है। नहीं, क्यों नहीं निकाल रही? बताइए कहाँ निकाल? ये तो आपको पता होगा ना, लीक हो जा रहा है। ऐसे ही पेपर आ रहा है, लीक हो जा रहा है, पेपर आ रहा है, लीक हो जा रहा है। अखिलेश भाई एक चीज बताइए, आज से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत सरकार में, जो नकलची थे, जो पेपर लीक वाले, कितने लोग जेल गए? कानून बनाया? नहीं बनाया ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया। आज सब लोग सपोर्ट में थे कि विपक्ष तो बोलता है सरकार में सत्ता में आने के लिए, कहीं ना कहीं घाव में ढूंढने के लिए, लेकिन सरकार क्या। आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, तब आप भी बोला करते थे बीजेपी। बताइए एक वीडियो दीजिए मेरी। वीडियो नहीं दिया होगा तो आप ऐसे ही मतलब कैसे कर लेते हो आप पॉलिटिक्स? जैसे आप जब किसी और पार्टी में हो, और आप बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलोगे, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलोगे, तो फिर पार्टी वाले कैसे एक्सेप्ट करते हैं? आप कैसे करेंगे? यार एक चीज बताइए ना, आप बोला है तो बताइए ना। सब मैं कह रहा हूँ 7 आपका मुखिया तो लगातार बोल ही रहा था। चंद्रशेखर जी की बात कर रहा हूँ। अब भी बोल रहा है। कांग्रेस का एजेंट है ना। कौन? चंद्रशेखर बोलेगा। चंद्रशेखर जी कांग्रेस के एजेंट है। हाँ बिल्कुल है। ट्वीट करते हैं तो राहुल गांधी से पूछते हैं करना नहीं करना। कुछ लोग तो कहते हैं राहुल गांधी, कुछ लोग कहते, कहीं पर हमारे रिपोर्ट मेरठ में अस्पताल में थे, प्रियंका जी को बहन बताते हैं। क्यों बताते हैं? अगर एक ट्वीट करना है कि किसी आदिवासी समाज पे, किसी मुस्लिम पे कुछ हुआ है, तो पहले पूछते हैं बहन जी करना है भैया, नहीं करना है। तो ये तो सबको पता है ना। वो तो इसलिए भाजपा के खिलाफ बोलते हैं ना, कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? एक बात आपको जानकारी दे देता हूँ मैं। कहीं पर बात करते हुए किसी ने ये भी कह दिया था कि राहुल गांधी मोदी जी के एजेंट हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ सीट जो है वो बीजेपी के खाते में देके चले जाते हैं। ऐसा भी है क्या? कौन देके चले जाते हैं? राहुल गांधी भी मोदी के एजेंट हैं, ऐसा कुछ लोगों ने बोला था। अरे तो पक्ष विपक्ष है, पूरे देश जानता, कैसे एजेंट हो जाएंगे वो? बताइए आप मुझे। ये तो देश में असदुद्दीन ओवैसी जो है, जो उस पार्टी के हैं, वो किसके एजेंट है? ओवैसी किसके एजेंट है? नहीं, वो मुझे क्या अब तक किसका एजेंट होगा? मैं क्यों कह दूं उसे बेचारे को, जब किसी। चंद्रशेखर जी कांग्रेस के एजेंट हैं, बाकी सब एजेंट नहीं किसी के। अरे ओवैसी साहब तो सिर्फ एक चीज दिखती है, वो तो बिरादरीवाद पे बोलते हैं ना, बस उनको अपनी कौम के ऊपर बोलना, बाकी सब चीज। किसी के एजेंट हैं कि नहीं है? मैं क्यों कह दूं किसी को, जब मैंने उनके साथ काम नहीं, जिसको मैं जानता हूं उसके बारे में बोलूंगा ना भैया। चंद्रशेखर जी एजेंट हैं यार, आप देखो ना। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश गिरी जी। सर, इस कार्यक्रम का सर उद्देश्य आप बताएंगे? सर
ओबीसी समाज का जो हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है ये, इसमें सभी को हमने बुलाया है और ओबीसी समाज में जो हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चल रही है उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव जा करके हम एक अभियान लेने वाले हैं, उसकी दृष्टि से हम ये काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य 2024 से कनेक्ट करते हुए देख सकते हैं हम लोग। हाँ, 2024 से 2024 भी रहेगा और वैसे भी हम लोग करते ही रहते हैं, हमारे लोग काम करते रहते हैं हम लोग ओबीसी समाज में। अच्छा, जैसे अभी जो नगर निकाय के जो चुनाव आने वाले हैं, इसमें तकरीबन बहुत से लोगों को क्या ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट देने का काम इस समय किया जाएगा? क्योंकि आप फाइट हमेशा लगातार कर रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लगातार रिपीट हो रहे हैं अपने पद पे। नहीं, ऐसा सब लोग मिल करके काम करते हैं हम लोग, अच्छा है, सब लोग लगे रहते हैं। चलिए, बहुत सारे विषयों को लेकर के हो सकता है अभी चर्चा ना हो पाए, लेकिन हम लोग पूरी चर्चा करेंगे और जो कुछ भी चर्चाएं होंगी आपको यहीं पर आप देखेंगे। क्या लगता है आपको, कितना इस बार जो है, क्या इस चुनाव में, जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में क्या ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता देती है। जो संवैधानिक दर्जा ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और आगे भी देगी। अच्छा, आप ये बता अभी जैसे आपकी इमली खेड़ा नगर पंचायत है, तो क्या वहाँ से आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? नहीं, अभी तो किसी कोई योजना नहीं है, वहाँ पर वो लोग हैं। लेकिन मुस्कुराहट से ऐसा लग रहा है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं, तो चुनाव तो मैं 4 पहले लड़ चुका और पार्टी ने लड़ाया भी है मुझे, तो जो भी पार्टी नहीं होगा। तो मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, एक बार और जब हुआ था, जब इलेक्शन विधानसभा के थे, तो विधानसभा के चुनाव में आप जो है सीधा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ भी हो गए थे आप। नहीं, वो कहाँ हुआ बताओ, कोई इस तरह की बातें बताओ जहाँ खिलाफ हुआ हूँ। तो ये तो आपको भी पता है कि आप खिलाफ हुए थे, खिलाफ होने के बाद आप बाद में माने थे। नहीं, ऐसा नहीं बाद में मान भी गया था। बाद में आप माने थे? ऐसा नहीं माने थे? अच्छा, नहीं माने थे आप माने थे? नहीं माने थे? नहीं, सुनो अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी के मैं पार्टी संगठन के खिलाफ कभी भी नहीं रहा। निर्णय के खिलाफ हो सकता हूँ, संगठन पार्टी के खिलाफ मैं कभी नहीं हूँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, पार्टी ने जो निर्णय ले लिया हम उसके बिल्कुल 100% वही हम करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आप कह रहे हैं कि पार्टी निर्णय के खिलाफ हो गए थे आप? नहीं, निर्णय के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन पार्टी संगठन के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। नहीं हूँ, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो नगर पंचायत का अगर टिकट की हम बात करें, मान लीजिए टिकट अगर आपको हुआ, नहीं ये तो है, मैं कह रहा हूँ कि और भी लोगों से चर्चा हो रही, सब इच्छाएं तो सबकी होती है ना, आपकी तो इच्छा होगी। मैं नगर पंचायत, आपकी भी तो इच्छा होगी। मैं नगर पंचायत व्यक्ति नहीं हूँ, ग्राम पंचायत का व्यक्ति हूँ, तो वहाँ की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ नगर, लेकिन फिर भी आप तो विधायक के भी व्यक्ति, आप तो विधायक का भी चुनाव लड़ चुके हैं। विधायक ग्रामीण प्रश्नों का व्यक्ति लड़ सकता है, नगर पंचायत व्यक्ति लड़ता है भाई। आप नहीं लड़ेंगे? अभी कुछ मैं कहूँ नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ सकता हूँ तो पार्टी के आगे, लेकिन मैं अभी तक मैं ग्राम पंचायत का व्यक्ति हूँ। बताया ना, ग्राम पंचायत व्यक्ति नगर पंचायत नहीं लड़ सकता। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के लिए कितना बेहतर है? मैं बताया ना, भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है ओबीसी वर्ग के लिए जो भी कर रही है। आप देख रहे ना, तो पूरे देश में जब तो भारत आज़ाद हुआ तो ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया ना। और आरक्षण भी अभी जो भी बताया, अभी अंदर ही बताया, पहले आपको पता भी होगा, 70% आरक्षण केंद्रीय विद्यालयों में नीट में जो परीक्षाएं हैं, इंजीनियरिंग की परीक्षाएं में, वो भाजपा ने दिलवाया 70% आरक्षण वहाँ भी कॉलेजों में और स्कूलों में। दोस्तों, जिलाध्यक्ष हैं आप, तो मैं सर आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो ओबीसी वर्ग प्रबुद्ध जन सम्मेलन था, इसका उद्देश्य, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम करती है तो इसका कुछ ना कोई उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य के साथ कार्यक्रम करती है, इसका पर्टिकुलर उद्देश्य क्या था? भारतीय जनता पार्टी का तो उद्देश्य कोई ऐसा है नहीं, और ये उद्देश्य मेन रहता है कि अपनी केंद्र की योजनाएं उस गरीब तक पहुंचे जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसका मेन उद्देश्य प्रबुद्ध जन लोगों का मतलब है कि वे लोग, उनकी लोग बात अपनी मानते हैं, अगर मैं कुछ बताएंगे वो अपने समाज में या कहीं भी जाकर बताएंगे, तो प्रबुद्ध जन का मतलब आप समझ रहे हो, प्रबुद्ध जन के मुख से निकली आवाज़ तो जो आखिरी व्यक्ति तक उनकी आवाज़ पहुंचेगी, तो वो भी एक माध्यम है कि अपने शिक्षित प्रबुद्ध जन, बड़े लोग, इन लोगों के माध्यम से अपनी पार्टी की जो योजनाएं हैं जो गरीब तक जानी चाहिए उनको पहुंचाने का लक्ष्य, एक ही बात लक्ष्य है। जैसे अगर हम पूरे हम अगर हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को साधने का काम हर पार्टियां करती हैं, कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, हालांकि कुछ पार्टियों का जनाधार भी यहाँ पर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी है। अब मैं उस आधार पर बोलूँ तो कई बार साधने का काम इसलिए किया जाता है ताकि अलग अलग जो चुनाव रहता है उसमें वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए, एक वर्ग का वोट अधिक से अधिक लिया जाए। तो क्या इसका उद्देश्य कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में अधिकतर संख्या जो ओबीसी वर्ग है वो कहीं ना कहीं नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो साधने का कोई काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास पर अपना काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी तो हर वर्ग के साथ लेकर चलती है। ये तो क्योंकि मोर्चे बनाए गए, तो मोर्चा जिस मोर्चे में भी काम करेगा उस मोर्चे का आज प्रोग्राम था,
नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में जब से माननीय मोदी जी आए कोई जाति पाति का कोई काम नहीं है, केवल विकास का एजेंडा हर वर्ग तक पहुँचे। लेकिन ये सम्मेलन तो ओबीसी वर्ग का था। अच्छा, एक चीज़ है, क्या पूरे हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत ओबीसी वर्ग है? अभी आपने देखा कि केवल रुड़की में 82,000 का तो वहाँ का आंकड़े आगे जो गिनती हुई वहाँ पे, तो 82,000 केवल रुड़की नगर निगम के आंकड़े हैं। अगर संख्या अधिक निकल के आती है पूरे संसदीय क्षेत्र में ओबीसी वर्ग का, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी ओबीसी को सांसद का टिकट देगी? क्योंकि विधानसभा और सांसद में कोई ओबीसी और कोई नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी तो अभी बता के 27 तो मंत्री बना चुके हैं हमारे। इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या हरिद्वार चूंकि हरिद्वार की मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत बड़े लेवल का काम है, वो किससे देंगे क्या देंगे वो तो हमारे से बहुत ऊपर की बात है। पर यहाँ पर कोई जातिवादी का चक्कर है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, जब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है लोग हर पार्टियाँ कहती है जाति का चक्कर नहीं है, जातिवाद में हम नहीं फंसे हैं, लेकिन ये जो वर्ग अलग अलग बनते हैं, एससी मोर्चा अलग बन गया, ओबीसी मोर्चा अलग बन गया, महिला मोर्चा अलग बन गया, तो हर मोर्चा अलग बनने का मतलब कहीं ना कहीं उस वर्ग को साधना ही तो होता है। मेरी पार्टी में मोर्चा अलग बनाने का मकसद है कि मोर्चे के मेरे कार्यकर्ताओं को जगह स्थान कैसे मिले, वो कुछ ना कुछ अपने मोर्चे पे काम करे। हमारे यहाँ कोई जाति वाति का कोई काम नहीं। आप देख रहे होंगे पीछे जब से माननीय मोदी जी आए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई, तो जाति का काम होता तो 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देने का काम किसी एक जाति को दे देते, क्या जरूरत पड़ी थी किसी को देने की? सड़क बनाई तो सबके लिए बनाई, पानी तो सबके लिए गया। जो पार्टियां हैं, पार्टियां अलग अलग वर्ग बनाती हैं, अलग अलग वर्ग को साधने के लिए ही ना। नहीं, पार्टी मैं और पार्टी की बात नहीं करता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा क्या वर्ग ओबीसी नाम है, पर कौन सा वर्ग नहीं यहाँ पे है। हर एक ओबीसी 70-75 जातियाँ ओबीसी में है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं क्योंकि हर टीम में 14-15 लोग रहते हैं, तो ये तो डिवाइड करके उसमें हर मेरे कार्यकर्ताओं को स्थान मिलता है, इसलिए अलग अलग वर्ग के लिए कुछ ना कुछ बना देते हैं। युवा मोर्चा है, युवा मोर्चा यहाँ भी खड़ा है, पर युवा मोर्चा अलग दे दिया, महिला मोर्चा अलग दे दिया, ओबीसी मोर्चा अलग दे दिया, किसान मोर्चा दे दिया। तो ये तो एक सब पार्टी को अपना जोड़ने का अपना एक माध्यम है। मतलब ये जितने मोर्चे बनते हैं, मोर्चों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पार्टी को बढ़ाना है, और उसके अलावा और कुछ नहीं। उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो हर अपनी बात ले जाएंगे वहाँ तक, और वहाँ तक ये मोर्चा वहाँ तक ले जाएगा आवाज़, जहाँ तक हमारे किसी विधायक और एमपी की वहाँ तक नज़र नहीं जाएगी, तो हमारे माध्यम से उस आखिरी व्यक्ति तक भी ये योजनाएं जानी चाहिए, इसलिए मोर्चे बनाए जाते हैं। नकल विरोधी कानून कितना बेहतर है और उससे क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में? नकल विरोधी कानून आप भी देख रहे हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी ने जिस मजबूती के साथ इस पर नकेल कसी और जिस मजबूती के साथ ये कानून बनाया, ये एक मिसाल होगी पूरे भारत में। पूरे राज्य इस कानून की नकल करेंगे, और माननीय पुष्कर सिंह धामी को पूरा युवा मोर्चा क्या पूरा क्षेत्र, पूरा उत्तराखंड धन्यवाद देने के लिए सड़कों पर उतर रहा है। आज आपने माननीय पुष्कर सिंह धामी ने बता भी दिया है, ये केवल जो ये दूसरे विपक्ष सीबीआई की जांच मांग रहे हैं, केवल छात्रों को उलझाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी पेपर लीक पकड़ सकते थे, पर केवल मेरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी ने इस पेपर लीक पर नकेल कसकर छात्रों का जो स्थान सुरक्षित किया, मैं उसको बधाई देना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री को। धन्यवाद सर। अरविंद सैनी जी हैं, इनसे भी हम चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर ये मैं सीधा इसकी बात करता हूँ, चूँकि एक डिबेट में आपने ये भी कहा कि नकल विरोधी कानून बहुत बेहतर है और नकल विरोधी कानून से बहुत कुछ बदलेगा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ नकल विरोधी कानून है क्या, क्योंकि बहुत से लोगों से चर्चाएं जब होती रहती हैं तो कई बार कई तरीके की चर्चाएं होती हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअल में नकल विरोधी कानून क्या है, क्या उसके अंदर प्रावधान है, कुछ बता पाएंगे आप? अखिलेश जी, ये जिस प्रकार से विपक्ष कहता है कि भाई 56 इंच का जो सीना है वो नरेंद्र मोदी जी का है, इसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड प्रदेश में यदि 56 इंच का सीना है तो वो धाकड़ धामी का है। और धाकड़ धामी के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है, जो नकल विरोधी कानून जो लागू किया गया है, इतना सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, इसमें ये नॉन अवेलेबल कानून है। सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस कानून के अंतर्गत, यानी इस अपराध के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वो नॉन अवेलेबल है, उसको जेल में जाना ही होगा, उसके खिलाफ जांच होगी, और जांच में यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई में क्या है, मतलब ये स्टेटमेंट तो कई बार हमें सुनने को मिलता है, सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये किया जाएगा, लेकिन सख्त कार्रवाई में कौन सी कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, अगर आप बता पाएं।
जो ये नकल विरोधी कानून है, इसमें यदि कोई व्यक्ति सामूहिक रूप से नकल के इस षड्यंत्र में, इस व्यापार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ 10 वर्ष से आजीवन कारावास का प्राविधान है। साथ ही उसके खिलाफ 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का अर्थदंड लगाए जाने का प्राविधान है। साथ ही यदि बाद में भी, यानी उसने नकल का षड्यंत्र रच लिया, अपनी अथाह संपत्ति इकट्ठी कर ली, उसके बाद भी यदि कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ जांच के बाद में कार्रवाई होगी और उसकी संपत्ति को जब्त किए जाने का भी इस नकल विरोधी कानून में कड़ा प्राविधान किया गया है। अच्छा, ये जो ओबीसी देना चाहता हूं कि जो कोई भी कानून होता है, यदि उसका भय नहीं है तो समाज में अराजकता फैलती है, और इस प्रकार का जो हमारा कानून हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री लाए हैं, उससे इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोगों के मन में भय पैदा होगा और समाज में इस प्रकार के कार्यों पर पाबंदी लगेगी। अच्छा, आप जिला पंचायत का आप चुनाव लड़े, क्या ऐसा भी है कि अभी चूंकि ओबीसी वर्ग सम्मेलन में आप यहाँ पे शामिल हुए हैं, तो क्या ऐसा भी है कि हो सकता है कि आप नगर पंचायत चुनाव लड़ें? देखिए, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, इसमें व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, इसमें पार्टी है, एक बोर्ड है, वो निर्णय लेता है किसको चुनाव लड़ाना है और किसको चुनाव नहीं लड़ाना है। अच्छा, तो ये ओबीसी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? क्या लगता है आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं 2024 के चुनाव को लेकर के कि चुनाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे काम साधा जाए, उनको बुलाया जाए और कार्यक्रम किए जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक या ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज आपकी बढ़ सके? देखिए, ये जो हमारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के द्वारा आयोजित किया गया था, उसके लिए सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा राकेश गिरी जी को बधाई देना चाहता हूं कि इतना सफल, मैं सीधा उद्देश्य क्या है, इतना सफल कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे पदाधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। साथ ही जो आपने पूछा कि उद्देश्य क्या है, देखिए, किसी भी समाज का जो प्रबुद्ध जन होता है वो पूरे समाज को दिशा देने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो ओबीसी समाज का प्रबुद्ध जन है, जो उस पूरे समाज को दिशा देने का काम करता है, वो और वहाँ से वोटिंग, जो राज्य की योजनाएं हैं उनको उन लोगों तक जिनको इसकी जानकारी नहीं है, उन लोगों तक उसकी जानकारी देगा। और जानकारी देने के पीछे का उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए, क्योंकि पार्टियों का काम है वोटिंग परसेंटेज। आप कहते हैं कई बार कि क्यों मैं पॉलिटिकल लोगों को इलेक्शन से जोड़ देता हूं, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो करेगा क्या, या तो संगठन को आगे बढ़ाएगा। कुल मिलाकर के पार्टी और अपनी राजनीतिक हित के लिए जो काम किया जाता है वो होता है। बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क। परीक्षाएं आज से लीक नहीं हो रही हैं, परीक्षाएं हरीश रावत की सरकार में भी लीक होती थी, लेकिन उस समय नेताओं में युवाओं के लिए काम करने की इच्छा शक्ति जागृत नहीं थी। धामी जी के अंदर है इच्छा शक्ति जागृत। जो भी पेपर लीक करेगा अब वो बच नहीं पाएगा। इस सख्त नकल विरोधी कानून इसलिए लाया गया है। पहले पूर्ववर्ती में कार्य हुआ, परीक्षा लीक हुई, काम किया, धामी जी ने पकड़ के जेल में डाला, लेकिन कोई सख्त कानून ही नहीं था, तो वो न्यायालय के माध्यम से छूट जाते थे। लेकिन अब ऐसा सख्त कानून आया है कि न्यायालय के माध्यम से भी वो छूट नहीं पाएंगे। तो जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी जी हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी कार्यक्रम हुआ प्रबुद्ध जन सम्मेलन, इस कार्यक्रम का बेसिकली उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो भारत सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ओबीसी के लिए किया है, जो हमारे ओबीसी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, ये बात उन तक जानी चाहिए। ये जो एक इतिहास बनाया, जब से देश आज़ाद हुआ ओबीसी के लिए केवल इसका भला करने की सोची तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने सोची है। बाकी की पिछली सरकार इतनी आई है, इनका बेवकूफ़ तो बनाया। ये सीधी सादी जनता है ओबीसी समाज के, इनका बेवकूफ़ बनाने का, उनका ठगने का काम किया। उसका भला जो किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। उसका उदाहरण है 2018 में संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। कभी पिछली सरकार के दिमाग में नहीं आई ये बात कि इनको भी मजबूत करे जा, इनका पिछड़ापन कैसे दूर हो, इनके बच्चों का आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जैसे अभी नगर निकाय के जो चुनाव आने वाले हैं, नगर पंचायत के होंगे चुनाव, और नगर निकाय में जो भी चुनाव होते हैं, नगर पालिका के, नगर निगम के, तो क्या उस इलेक्शन में भी कोशिश की जाएगी कि सबसे अधिक ओबीसी वर्ग को टिकट दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल दिया जाए उन्हें?
ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो देखेगी। हमारा काम है अपने ओबीसी समाज को, काम क्या है पूरा, जो जिसके लिए करेगा वो उसी के लिए खड़ा होगा। ओबीसी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की तारीख में पूरा लामबंद होकर पूरा ओबीसी समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कई बार ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं उस वर्ग को साधने का होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वर्ग को साधने का काम जो है इस वक्त किया जा रहा है? मैंने तो आपको उदाहरण दिया, उसके भले के लिए किसने क्या किया, सबसे पहले यही बात हुआ। साधने वाली तो कोई बात ही नहीं है यार। 50% पूरे हरिद्वार में ओबीसी वर्ग हैं? पूरे हिंदुस्तान में 50% से ज़्यादा ओबीसी समाज है। अगर मान लीजिए अगर ओबीसी वर्ग जो है अगर हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं तो उस आधार पर क्या ऐसा भी हो सकता है किसी ओबीसी को टिकट जो है लोकसभा का दिया जा सकता है? भैया ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरे शीर्ष नेताओं का। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का अंधा समर्थक हूँ। जिसको भी वे टिकट देंगे हम लोग, ये ओबीसी समाज उसके साथ है। अभी तक अंध भक्त सुना था, आप अंधा समर्थक बोल रहे हैं? हाँ, समर्थक भी और भगत भी, ठीक है। हाँ, ये हुई बात। देखिए भगत वाली बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है।